नमस्कार, स्वागत है आपका कमोडिटी राउंडअप में जो हम आपको सीएनबीसी और मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लेकर आ रहे हैं। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हमारी टॉप हेडलाइंस में आज येलो पीस पर जो इंपोर्ट ड्यूटी लगी है वो है, जहां पर काफ़ी समय से ट्रेड एसोसिएशंस, फार्मर एसोसिएशंस इसकी मांग कर रहे थे और फाइनली हमने ये 1 नवंबर से यहां पर जारी होते हुए देखी है। साथ ही साथ यहां पर यूएस और चाइना की ट्रेड मीटिंग है और इसमें सोयाबीन को लेकर और रेयर अर्थ मैग्नेट्स को लेकर टॉप हेडलाइंस निकल के आ रही हैं। लेकिन सोयाबीन को लेकर यहां पर क्या कुछ हो सकता है, और क्योंकि ये एक ऐसा फैक्टर है जो यूएस और इंडिया की ट्रेड एग्रीमेंट के बीच में भी खटकता हुआ नजर आ रहा है, क्या है डिटेल्स बताएंगे आपको। इन सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ सोयाबीन प्रोसेसर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के ईडी डीएन पाठक हैं, साथ ही एग्री फार्मर एंड ट्रेड एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी सुनील बलदेवा जुड़ेंगे। हमारे साथ होंगे केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया भी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और सबसे पहले यहाँ पर दालों से शुरू कर लेते हैं। सुनील जी, काफी समय से लगातार हम ये बात करते आ रहे हैं। आई थिंक पिछले 6 महीने में जब से मैंने आपसे बात करी है, पीली मटर के इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाने पर ही शायद एक क्वेश्चन निकल के आया है। फाइनली हमने वो एक नोटिफिकेशन यहाँ पर आता हुआ देखा है और कहीं ना कहीं मार्केट्स को ये सेंस है कि ये काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस में शायद पहला होगा। यहाँ से अब क्या एक्सपेक्टेशन है? क्या इस नोटिफिकेशन के बाद ऑलरेडी हमने दालों के प्राइसेस पर कोई इम्पैक्ट आता हुआ देखा है? पहले मनीषा जी मटर पे बात करूंगा मैं। येलो पी पे सरकार ने जो ड्यूटी लगाई है वो बिल ऑफ लैंडिंग पे लगाई है। मतलब जो 31 अक्टूबर से पहले जो माल लोड हो जाएगा वो माल पे, उसके बाद के माल पे ड्यूटी लगने वाली है। इसका मतलब हमें अक्टूबर के महीनों में अभी जो माल नवंबर या दिसंबर में आएंगे उस पे किसी प्रकार की ड्यूटी नहीं रहेगी। सबसे पहली बात। दूसरी बात, अभी जो पोर्ट पे माल है और जो किसानों के पास माल है, जो बारिश से आगे आने वाली फसल है, उन सब चीजों को हमने पिछले कई महीनों से, और विशेषकर यदि हम पिछले 1.5 महीनों में बात करें तो आफ्टा ने करीबन 9 मीटिंग सरकार के साथ करी है, सरकार के अधिकारियों के साथ करी है, और करीबन 30 से 32 लेटर जो है वो पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरी और सभी मंत्रालयों को दिया है ताकि सरकार जो है सही डिसीजन ले सके। और हमें खुशी है, चाहे लेट, लेकिन हालांकि पूरी मात्रा में नहीं लिया गया है, क्योंकि मैं आपको इम्पैक्ट बताने को पूछा है आपने, इम्पैक्ट भी बताऊंगा, लेकिन फिर भी हम इस स्वागत का कम से कम स्वागत करते हैं। और जो हमने पिछले 15 दिनों में जो एग्रीकल्चर मिनिस्टर के जो बयान पढ़े थे और जो पीएम ने जो योजनाओं का जो उद्घाटन किया था, उससे ये लग रहा था कि अब शायद सरकार का मूड इस पे चेंज हो रहा है। जहां तक आपने इम्पैक्ट की बात करी, जो मटर 28 रुपये आके यदि बिना ड्यूटी के नई मटर की बात करूं तो अक्टूबर नवंबर की शिपमेंट की मटर हमें 290 मिल रही थी, जो करीबन 2900, 2880, 2900 रुपया जो है उसकी कॉस्टिंग गिर रही थी। अब 30% ड्यूटी होके वो कॉस्टिंग बढ़ के 3600 रुपए के आसपास हो जाएगी। लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि सरकार शायद एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री 40 रुपए से कम का इसमें नहीं देखते हैं कॉस्टिंग का। 40 रुपए से कम की कॉस्टिंग इससे कम से कम आनी चाहिए। तो मुझे लगता है एक गैप अभी भी बना हुआ है और शायद सरकार पहले इसका इम्पैक्ट देखेगी और उसके बाद अगला डिसीजन भी लेगी। जैसा आपने बोला कि सुनील सरकार जी, आपने कहा 30% है, देर से है और कम भी है। ऑफ कोर्स देर से तो है ही, क्योंकि काफी समय से इंडस्ट्रीज की मांग कर रही थी। आप 40 से 50% मांग रहे थे, 40% मांग रहे थे शायद। हम 50% विथ एमआईपी मांग रहे थे। एमआईपी और उससे होने से इफेक्ट बढ़ेगा, क्योंकि हम ये देखेंगे जो आज $305 है वो शायद 10 से $15 कम भी हो सकती है वहाँ इंटरनेशनल मार्केट में रेट जो है। तो $15 यदि कम हो जाती है तो करीबन करीबन 5 से 10% का इफेक्ट वहां आ जाएगा और 15% इफेक्ट यहाँ आएगा, तो करीबन 20% का टोटल इफेक्ट आएगा। उससे ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा। इसलिए मैंने बोला कि 3500 की पड़ता है, लेकिन मार्केट 34, 34.5 के अराउंड ही कहा साइड ट्रेड करेगा, क्योंकि माल हमारे पास सफिशिएंट है और बहुत ज्यादा इसीलिए है। डिमांड कर रहे थे। एक बात मनीषा जी मैं और कहूंगा, सरकार ये समझती है कि व्यापारी यदि डिमांड कर रहे हैं तो व्यापारी अपने लिए कर रहे होंगे, लेकिन मैं एक बात क्लियर कर दूं कि इंपोर्ट करने वाले केवल 20% है। व्यापारी और मिलर हजारों की संख्या में है। उनको फायदा जब है जब देश में पैदावार बढ़े। देश में पैदावार बढ़ेंगे तो उनकी मिलें चलेगी, उनकी ट्रेडिंग चलेगी, उनका बिक्रा बढ़ेगा और कंज्यूमर को न्यूट्रिशियस वैल्यू की चीजें जो है वो उपलब्ध कराई जा सकेगी। तो सबको फायदा ये है जब हमारा घरेलू उत्पादन बढ़े। इसलिए हमने डिमांड करी थी कि सस्ता इंपोर्ट जो है वो बंद किया जाए, और हम सस्ते इंपोर्ट बंद करने के लिए चने में भी डिमांड कर चुके हैं, क्योंकि चना जो है $450-60 में ऑस्ट्रेलिया से मिल रहा है, जो करीबन 45 रुपये आके देश में गिरेगा। तो यदि हमारी एमएसपी 5850 और 45 रुपया रहेगा तो हमारे किसान जो है बुआई नहीं करेंगे। इससे हमारे
मिलों को, हमारे ट्रेडर्स को माल नहीं मिलेगा, उपलब्ध नहीं होगा, और हमें विदेशों पर निर्भर होना चाहेगा। और हम कतई विदेशों पर निर्भर होना नहीं चाहते। जैसा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, हम घरेलू उत्पादन को ही बढ़ावा देना चाहते हैं। पॉइंट टेकन। अब मेरे पास दो क्वेश्चंस और भी हैं सुनील जी। एक तो ये कि मूंग और उड़द की फसल यहाँ पर मार्केट्स में आ चुकी है, इंडियन मार्केट्स की अगर बात करें ज़्यादातर आ चुकी है, और सरकार की तरफ से जो हमने कल परसों में आता हुआ देखा नोटिफिकेशन कि सरकार अब कुछ स्टेट से इतने बजट में यहाँ पर मुहैया कराएगी, प्रोक्योरमेंट यहाँ पर कराएगी। लेकिन द पॉइंट बीइंग कि मूंग और उड़द काफ़ी हद तक मार्केट्स में आ चुकी है, तूर आने में भी समय है, वो शायद नवंबर में यहाँ पर आता हुआ नजर आएगा। तो सरकार की प्रोक्योरमेंट एक तरफ और ये इम्पोर्ट ड्यूटी का बढ़ना, जस्ट उससे एक और जुड़ती हुई बात यहाँ पर, और ये लगातार मैं काफ़ी सारे इंपोर्टर्स को पूछती रहती हूँ कि ठीक है, हम सरकार का इंतजार क्यों करते हैं, सस्ता इंपोर्ट हम क्यों लेकर कंट्री में आते हैं जब हमें पता है कि नई हार्वेस्ट यहाँ पर आने वाली है। तो आप कहेंगे बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट सेंट्रिक होती जा रही है हमारी सारी की सारी पॉलिसीज? मनीषा जी, यदि गवर्नमेंट की एमएसपी 5850 है, जहां तक चने की बात करूं, और इंडस्ट्री को यदि 45 का चना मिलेगा, तो इंडस्ट्री को 45 का चना लाना मजबूरी हो जाएगी। क्योंकि यदि वो नहीं लाएंगे तो वहां पे दाल दूसरी देशों से आ सकती है, क्योंकि हमारे दाल पे भी इंपोर्ट में ड्यूटी का बंद नहीं है। हम यदि वहां से यदि माल मंगा के यहाँ बेचने लग गए, तो फिर हमारे इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। नंबर एक बात। नंबर दो बात, जैसा मैंने कहा, हम बाहर पे डिपेंडेंसी नहीं रखना चाहते, लेकिन हमारी मजबूरी हो जाती है कि यदि माल सस्ता मिल रहा है इंटरनेशनल मार्केट में, और हमें दाल या बेसन हमें बेचना है, तो हमारी मजबूरी है कि हम इंपोर्ट करके उस माल को चलाएं। पॉइंट टेकन। सुनील जी, अब यहाँ पे आगे जाकर अगर हम आने वाले 2-3 महीने की बात करें, जहाँ पर आवक आ रही है, तुअर की आने वाली भी है, और ये सारे के सारे सिस्टम्स यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं, किस तरह के प्राइसेस यहाँ पर आगे जाकर रह सकते हैं? और ठीक है, पीली मटर की तो यहाँ पर बात हो गई, अब इससे आगे सरकार के साथ और क्या कॉन्वर्सेशन है और क्या चाहेंगे आप? जैसा मैंने आपको बताया, हम चने पे 45%, जो 4500 रुपये आके गिर रहा है, और जो मसूर है वो 4800 रुपये आके कॉस्टिंग गिर रही है, उसको हम जरूर सरकार को कहेंगे कि लगभग एमएसपी के आसपास लाएं, ताकि हमारे किसान उसको बुआई करें। क्योंकि बुआई जो है वो थोड़ी लेट है, क्योंकि बारिश से हो रही है, लेकिन बुआई बहुत अच्छी होने की उम्मीद है। चूंकि मॉइस्चर बहुत अच्छा रहेगा सोइल में, और भाव यदि अच्छे रहेंगे, तो हमारी किसान जो है वो पैदावार करेंगे। जहां तक आपने मूंग, उड़द और तुअर की बात करी, उसकी फसल आ चुकी है, उसमें सरकार को प्रोक्योरमेंट की तरफ ध्यान देना चाहिए। लेकिन जो चीज की बुआई होनी है, जो चीज फरवरी मार्च में आनी है, उसमें सरकार को, किसानों को भाव कैसे अच्छे मिले, और सस्ता इंपोर्ट को कहां कहां रोका जा सकता है, इस पे सरकार को, मुझे लगता है, ध्यान देना अभी आवश्यकता है। सरकार को अभी दो चीजों पे अभी और जल्दी ही डिसीजन लेना पड़ेंगे। और ये दो चीजें, एक तो चना है और दूसरा मसूर। मसूर। सुनील बलदेवा जी, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए, और बधाई हो क्योंकि आप लगातार इसके पीछे पड़े हुए थे करने के लिए, लेकिन जैसे आपने कहा थोड़ा देर से और थोड़ा कम आया है, लेकिन आया जरूर है। और सरकार ऑफ कोर्स इसके इम्पैक्ट को देखेगी, और आगे क्या कुछ आता है उसके ऊपर भी हमारी नजर रहेगी। वेल, ये तो बात हुई यहाँ पर दालों की, लेकिन बात अब यहाँ पर खाने के तेल की कर लेते हैं। जिस तरह से यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से यहाँ पर स्टेटमेंट्स आई हैं कि चाइना अब यूएस का सोयाबीन खरीदेगा। चाइना ने एक थोड़ी सी शुरुआत भी करी है। हम जानते हैं कि 3 कार्गोज 180,000 टन के यहाँ पर प्रोक्योर होते हुए नजर आए भी हैं, लेकिन वो फिगर्स बहुत छोटी हैं जो यूजुअली चाइना यहां से खरीदता है। मिस्टर पाठक, आपको चर्चा में शामिल करना चाहेंगे। सबसे पहले तो ओवरऑल नंबर्स ही समझना चाहेंगे, कितना यूएस प्रोड्यूस करता है, चाइना ओवरऑल कितना इंपोर्ट करता है, और इस हार्वेस्ट में जो ये पहली खरीदारी है चाइना की तरफ से, सिंबॉलिक ही सही, लेकिन यूएस प्रेसिडेंट के स्टेटमेंट्स लगातार पिछले 2 घंटे से काफी स्ट्रांग हैं सोयाबीन को लेकर, और ऑफकोर्स वो रेयर अर्थ को लेकर, लेकिन सोयाबीन पे हमारी नजर फिलहाल। देखिए, यूएस की सालाना प्रोडक्शन इस साल की एक्सपेक्टेड है करीब 118 मिलियन टन। ब्राजील इज द हाईएस्ट, 175 मिलियन टन है। तो और चाइना का इंपोर्ट 112 मिलियन टन के आसपास होता है। ब्राजील का एक्सपोर्ट ऑल्सो 112 मिलियन टन के आसपास है। चाइना नॉर्मली यूएस से 22 से 25 मिलियन टन सोयाबीन खरीदता रहा है हर साल। इस साल क्योंकि उन्होंने खरीदना बंद कर दिया, तो यूएस के पास एक बहुत बड़ा 22 से 25 मिलियन टन एक बहुत बड़ा स्टॉक होता है, जो कि मार्केट शिफ्ट हो गई है। लेकिन अगर यूएस और चाइना की ट्रेड डील होती भी है, तो ये सिर्फ शिफ्टिंग सप्लाईज का काम होगा, क्योंकि ओवरऑल एसएनडी उस पर फर्क नहीं पड़ेगा। टोटल प्रोडक्शन करीब 426 मिलियन टन जो है इस साल होने वाली है, वो तो वहीं की वहीं रहेगी, और सप्लाई और डिमांड का मैच रहेगा। ये होगा कि ब्राजील की बजाय चाइना अब अमेरिका से माल लेना शुरू कर देगा, तो प्राइसेस पे कोई बहुत बड़ा इसका इफेक्ट आए ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सप्लाई
नहीं बदलेगी, सिर्फ एक सप्लायर दूसरा सप्लायर शिफ्ट होगा, ऐसा मैं समझता हूँ। मिस्टर पाठक, वो आपने नंबर्स बहुत जल्दी जल्दी बोले हैं, फटाफट मैं अपना एक रिवीजन कर लेती हूँ यहाँ पर। यूएस 180 मिलियन टन क्रॉप देखेगा, ब्राजील 175, चाइना 112 मिलियन टन खरीदता है और ओवरऑल वर्ल्ड प्रोडक्शन जो है वो 426 मिलियन टन की होती है और इसी में हम यहाँ पर फेरबदल होता हुआ देखेंगे। यूएस की क्रॉप 118 बोला मैंने, 117-18 118, ओके, और 175 ब्राजील की है। ब्राजील की है। ओके, तो ब्राजील यहाँ पर सबसे बड़ा। 48 अर्जेंटीना है, करीब 18 मिलियन टन चाइना है, 10 मिलियन टन पैराग्वे है, 10 मिलियन टन इंडिया है, बाकी 15-20 मिलियन टन और है। ऑलराइट, आप एनसाइक्लोपीडिया हैं मिस्टर पाठक जब यहाँ पर सोयाबीन की बात होती है, एंड व्हाई नॉट, ऑफ कोर्स आप उसको हेड करते हैं कई सालों से। अब हम अगर इंडिया की बात करें, यूएस और चाइना तो उस तरफ जाते हुए नजर आ ही रहे हैं और क्योंकि चाइना यूएस का सोयाबीन खरीदेगा इसलिए हमने प्राइसेस को 15 महीने के हाईज पर जाता हुआ देखा भी है। अब जब यूएस और इंडिया की बात आती है और विद जापान ने यहाँ पर गिव इन कर दिया है, चाइना ने गिव इन कर दिया है, इंडिया के ऊपर प्रेशर ज्यादा है। अगर चाइना यूएस से सोयाबीन खरीदना शुरू कर देगा तो इंडिया के ऊपर कम से कम सोयाबीन का प्रेशर तो नहीं रहेगा, क्योंकि 22 मिलियन टन हम कितना खरीद सकते हैं वो बड़ा मामूली अमाउंट है, तो हमारे ऊपर कम से कम यूएस का सोयाबीन का प्रेशर जो है वो नहीं रहेगा। वो एक अच्छी बात रहेगी, क्योंकि यूएस का प्रेशर है ही उस वजह से कि वो अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ रहे हैं 22 मिलियन टन की, तो उनको लगता है कि इंडिया कुछ खरीद ले तो उससे कहीं ना कहीं कुछ, लेकिन अगर चाइना खरीदने लगेगा तो उनके पास सरप्लस होगा भी नहीं बेचने के लिए। एक्चुअली यूएस ने कभी कोशिश भी नहीं की है कि इंडिया सोयाबीन खरीदे, मिल खरीदे, ये तो चाइना की वजह से उन्होंने कोशिश करनी शुरू की है और इतना जोर शोर से उन्होंने बोला है कि इंडिया को सोयाबीन खरीदनी चाहिए और सोयाबीन मिल खरीदना चाहिए। तो आपको लगता है इंडिया के लिए इन दैट सेंस ये इनडायरेक्टली सही लेकिन एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। अब इसके आगे अगर हम इंडिया की एसएनडी देखें तो वो कैसे देखते हैं आप? इंडिया की एसएनडी आई वुड से थोड़ी सी टाइट है, क्योंकि ओवरऑल डिमांड सप्लाई को देखें, जो नंबर हमने दिए हैं 105-106 लाख टन के, और जो ओवरऑल डिमांड है, हालांकि डिमांड बढ़ नहीं रही है, वो थोड़ी एक फायदे की बात है, और एक्सपोर्ट होता हुआ इन कीमतों पे तो नहीं दिख रहा है। अगर कुछ कीमतें बढ़ेंगी तो शायद हम कुछ, अगर ग्लोबल कीमतें कुछ सोयाबीन मील की बढ़ेंगी तो हम शायद कुछ एक्सपोर्ट कर पाएंगे। एक्सपोर्ट के नंबर हमने जो अभी जो सोच के रखा है वो लगता है कि पिछले साल के मुकाबले आधे ही रह जाएंगे एक्सपोर्ट, अगर ग्लोबली प्राइसेस नहीं बढ़ी तो एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा नहीं हो पाएगा, लेकिन फिर भी सप्लाई सिचुएशन, डिमांड सप्लाई ओवरऑल फॉर द इंटायर ईयर थोड़ी टाइट है। कैरी ओवर बहुत कम बचेगा अगर बचा तो। फिलहाल लास्ट ईयर का कैरी ओवर भी करीब 4.5 लाख टन है, जो कि काफ़ी कम है, तो थोड़ी सिचुएशन टाइट दिखती है आने वाले महीनों में। मिस्टर पाठक, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और वो सारे के सारे नंबर्स भी शेयर कर ले के लिए, इसका इंडिया के लिए क्या मतलब है वो भी बताने के लिए, और ऑफ कोर्स इंडिया की एसएनडी किस तरह की है जो आपने कहा एज ऑफ नाउ थोड़ी सी यहाँ पर सपोर्टिव पॉजिटिव नजर आती है, वो भी शेयर करने के लिए। वेल, इसी के साथ एक ब्रेक का भी समय है, लौटेंगे तो अजय केडिया होंगे हमारे साथ, उनसे लेंगे सोने चांदी का जायजा। एक तो यूएस फेड मीटिंग हो चुकी है और दूसरा जिस तरह से वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट आई है इस बार के क्वार्टर के लिए, उसकी डिटेल्स भी जानेंगे अजय से। नमस्कार, स्वागत है आपका। और कुछ मुनाफा वसूली हमने यहाँ पर सोने चांदी में आते हुए देखी है। अजय, यूएस फेड मीटिंग अब यहाँ पर हो चुकी है, 25 बेसिस पॉइंट कटौती हुई है, लेकिन दिसंबर में होगी या नहीं मार्केट्स को मालूम नहीं। किस तरह के रिएक्शन आगे जाके बनते हुए नजर आएंगे? नमस्ते मनीषा जी। बिल्कुल काफ़ी इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन है। परसों जरूर जब हमने प्राइजेस को देखा कि 38-85 का लो जब लगा था तो टेक्निकली एक पुल बैक लग भी रहा था और अनसर्टेनिटी फेड की बैठक को लेकर क्या आने वाला है। 25 बेसिस पॉइंट का जो अक्टूबर में कट है वो इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशंस है, जिसके चलते कोई रिएक्शन नहीं दिखाई दिया। हमारी भी उम्मीद थी कि दिसंबर में अब क्या बोलेंगे, क्योंकि डेटा में 3% के इन्फ्लेशन पे इंटरेस्ट रेट एग्रेसिव कट नहीं किया जा सकता, और वैसा ही हमने टोन सेट होते हुए देखा, जिसके चलते आज गोल्ड 4000 के नीचे ट्रेड कर रहा है। आई थिंक अगर ये 4040-50 का जो रिसेंट हाई अगर ये लेवल ब्रीच नहीं होता है तो एक सीवियर सेल ऑफ वापस देखने मिल सकता है, जो नीचे में 3840 3850 तक का लेवल लग रहा है। एक कारण ये भी है, और यूएस चाइना के बीच में भी जो बैठक के आउटकम्स आ रहे हैं वो कुछ हद तक जो कंसर्न्स थे वो कूल ऑफ होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आई थिंक थोड़ा अनसर्टेनिटी अभी भी बना हुआ है, बट अनलेस एंड अनटिल 4040 का लेवल ब्रीच नहीं करता है, वी आर एक्सपेक्टिंग कि ये फॉल बैक कंटिन्यू रहेगा, जो हमने ऑलमोस्ट $500 की करेक्शन के बाद एक पुल बैक देखा था। अजय, कैसे रिएक्ट करेंगे वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट को, जहां पर ग्लोबल डिमांड सोने की 3% इजाफा दिखाई है, लेकिन इंडियन डिमांड में 16% की गिरावट और ज्वेलरी में 31% की गिरावट?
देखिए, इन लाइन ऑफ एक्सपेक्टेशन ही बोल सकते हैं। खास करके ज्वेलरी की जो टोटल डिमांड जो मैं देख पा रहा था वो 23% का फॉल था, क्योंकि हमने देखा कि जो अभी चार्म जो बना था वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से बना था, जहाँ पे हमने देखा कि बार इन कॉइन्स में करीबन 17% का जंप देखा है। खास करके इंडिया और चाइना इसमें आगे रहते हैं। साथ में इन्वेस्टमेंट डिमांड में खास करके ईटीएफ्स के अंदर जो इन्फ्लोज हुए टोटल 134% के, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तक लोग इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू नहीं देख रहे थे, बट पिछले 1.5-2 सालों में ईटीएफ में काफी इन्फ्लो आता हुआ दिखाई दिया। सेंट्रल बैंक के अंदर भी कंटिन्यू हमने देखा है कि 200 टन के ऊपर के फिगर्स दिखाई दिए। तो कुल मिलाकर जो अब तक की रैली बनी है लास्ट 3-4 महीने में, जो स्पाइक देखा था, उसके जो फिगर्स है वो इस चीज को कॉम्प्लीमेंट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। एब्सोल्युटली। अजय, साथ ही साथ चांदी को लेकर अब यहाँ पर क्या सेंस है? बिकॉज मुनाफा वसूली यहाँ पर भी अच्छी खासी है अपने ऑल टाइम हाई से, लेकिन चांदी में भी आप कहेंगे डिप्स पे खरीदारी के मौके हैं? देखिए, चांदी में मुझे लगता है कि अगला 2 दिन बहुत क्रूशियल होने वाला है, बिकॉज $50 के ऊपर आज तक कभी हमने क्लोजर नहीं देखा है मंथली बेस पे, 1980 हो चाहे 2011 हो। अगले 2 दिन के अंदर अगर चांदी 50 के ऊपर की क्लोजिंग नहीं देती है तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिखाई देगा चार्ट्स के ऊपर, और जो नीचे में $45 से $40 तक का फॉल बैक आ सकता है। हालांकि देखिए, लॉन्ग टर्म व्यू अभी भी मेरा बुलिश है, $72 दिखेगा, बट इसको 2 साल लगेगा। टाइमिंग जो एक यूफोरिया बना था, फोमो बना था, वो अब फेड आउट होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है अनलेस अंटिल 50 के ऊपर का मंथली क्लोज नहीं आता है, वी कैन सी प्राइजेस मूविंग टुवर्ड्स $45 एज ए इमीडिएट सपोर्ट, बट ओवरऑल मुझे लगता है $40-41 का एक फेयर प्राइस बनता है। तो अभी भी इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा वेट कीजिए, स्टीम ऑफ होने दीजिए, प्राइजेस लेट सेटल अराउंड 40-41। दैट मीन डोमेस्टिक मार्केट पे भी अगर हम देखें तो 1.20-1.25 के बीच में वॉलिटिलिटी के थ्रू मिलती है, वो एक एंट्री का अच्छा मौका रहेगा। टाइमिंग आज छोटे टाइम फ्रेम पे भी देखूं तो मुझे लगता है एक गिरावट रहेगा। जो हमने 140 का लेवल ब्रीच देखा वो फिर से अगले 2 सेशन में वहां तक प्राइस जाते हुए दिखाई देगी। अजय, यहाँ पर मेटल्स को लेकर अब क्या सेंस है? क्योंकि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिली है, लेकिन अगर मंथ ऑन मंथ देखें, अक्टूबर का महीना देखें तो काफ़ी पॉजिटिव है। यूएस चाइना क्या करता है उसका इम्पैक्ट तो आएगा ही, लेकिन जो ओवरऑल इंडिविजुअल सप्लाई कंसर्न्स हैं उसका कितना सपोर्ट मेटल्स में बनता हुआ नजर आएगा? आई रिमेंबर आप काफ़ी बुलिश हैं, आपने मुझे लास्ट टाइम कहा था 15 से 20 से 25% तक की तेज़ी यहाँ पर आने वाला एक साल दिखा सकता है। नहीं, बिल्कुल। मैं अभी भी जिस ढंग से हमने पहले एनर्जी की रैली देखी, फिर बुलियन की देखी, मुझे लगता है कि अब बड़ी रैली जो है वो बेस मेटल में ही बनेगी। आज मॉर्निंग में मैं एक न्यूज देख रहा था जहां पे जिंक और एल्यूमिनियम आयन बैटरी की बातें हो रही है। तो 2026 में अगर इस पे फोकस आता है तो आई थिंक उसी के रिफ्लेक्शन में आज जिंक 300 के ऊपर होल्ड कर रहा है, एल्यूमिनियम भी 270 के ऊपर मेड कंटिन्यू होल्ड कर रही हो, कॉपर भी 1020 के इर्द गिर्द ही है। तो हो सकता है आज थोड़ा सा बुलियंस में जो अनसर्टेनिटी बनी उसका एक फॉल बैक दिख रहा है, बट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव अगर अभी भी 2-2.5 महीना इंपॉर्टेंट इसलिए भी कि चाइना में विंटर्स है और यहाँ पे हम प्रोडक्शन कटलमेंट देखते ही देखते हैं। तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में हो सकता है अनसर्टेनिटी है, बट कॉपर अगर नवंबर वाइदा हमें 995 1000 के करीब मिले तो बेटर है लेने के लिए। अगर हम 2 महीने का भी, ईयर एंड तक का भी व्यू लेते हैं तो मुझे लगता है 1050-1060 का लेवल कॉपर में, जिंक 300 के ऊपर बहुत ही बेहतरीन लग रहा है। इमीडिएट टारगेट 312-13 अगले 1.5-2 महीने का व्यू लेके चलते हैं। बट कुल मिलाकर एल्यूमिनियम भी 270 के ऊपर 278 तक के लेवल है। तो ओवरऑल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव से ये सेक्टर्स पर नजर रखिए, अच्छे खासे गेन्स रहेंगे। जो मैं 20-25% बताया वो बैर मिनिमम है, वहां तक हमें देखने मिल सकते हैं। अजय, बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो एब्सोल्युटली खरीदारी यहाँ पर बनती है सोने चांदी में और काफ़ी हद तक सभी मेटल्स में भी, लेकिन सही लेवल्स का यहाँ पर ऑफकोर्स इंतजार करना है। इसी के साथ मुझे भी दीजिए इजाज़त, हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। जब लौटेंगे तो ऑफकोर्स वो चाइना प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट्स आपकी स्क्रीन पर यहाँ पर आते हुए नजर आ रही हैं, इसके ऊपर तो नजर रहेगी और इसका इम्पैक्ट ओवरऑल मार्केट्स पर क्या रहता है उस पर भी नजर रखेंगे इस ब्रेक के बाद।